मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लौट के ना आऊंगा। एक गुमनाम। कर्मा बॉलीवुड की कल्ट फिल्म क्यों है और कर्मा फिल्म ने दुनिया को 7 ऐसी कौन सी चीजें दी जिन पर देश को नाज है। नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राद स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज से 31 साल पहले 8 अगस्त 1986 को देश के तमाम सिनेमा घरों में एक फिल्म लगी थी, कर्मा। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे सुभाष घई। लीड एक्टर के रोल में दिलीप साहब नजर आए थे। उनके साथ एक हाथ वाले नसीरुद्दीन शाह और 2 आशिक जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर। इनकी टीम ने आतंकी डॉक्टर डैंग यानी अनुपम खेर की दुनिया उजाड़ दी थी। लेकिन ये सब आसान नहीं था। ठाकुर विश्व प्रताप सिंह यानी कि दिलीप कुमार ने इसके लिए बड़ी कुर्बानी दी थी। खैर, ये सब बकैती है। असली बात यह है कि इस फिल्म से सुभाष घई ने दुनिया को ऐसे व्यापक संदेश दिए थे जो ना तो सुकरात दे पाए थे और ना सिकंदर। उन्होंने लोगों के सोचने का तरीका इस एक फिल्म से बदल कर रख दिया। अब बात करते हैं उन 7 चीजों के बारे में जिस पर देश को नाज है। दोस्तों, जब ये फिल्म आई थी, इस फिल्म ने बातचीत का नया तरीका विकसित किया। आज हमारे पास 4G है, पलक झपकते वीडियो कॉल कनेक्ट हो जाती है, लेकिन तब बेसिक फ़ोन थे। ऐसे में अगर सामने वाला किसी हादसे में अपनी आवाज़ खो चुका हो तो क्या किया जाए। नूतन ने बताया कि चूड़ियाँ बजा के भी बात की जा सकती है। ठाकुर विश्व प्रताप ने निशानेबाजी की दुनिया में क्रांति ला दी थी। नहीं, वो मनोज कुमार के साथ वाली फिल्म क्रांति नहीं, असल क्रांति। हवा में फेंके गए ग्रेनेड को हवा में ही गोली मारकर गिरा देना, ये दादा ठाकुर ने सिखाया। अनुपम खेर यानी डॉक्टर डैंग ने दुनिया को बताया कि एटीट्यूड क्या होता है। अगर कोई तुमको एक थप्पड़ मारे तो तुम उसका खानदान साफ कर दो। वो इतना गुस्सा हो जाए कि दोबारा थप्पड़ मारने उसे तुम्हारे पास आना पड़े। इस फिल्म ने हमको सिखाया कि हमेशा बहुत पॉजिटिव नहीं रहना चाहिए। थोड़ी निगेटिविटी भी जान बचा सकती है। दादा ठाकुर ने अपनी जेल में हर कैदी को सुधारने का ठेका ले रखा था। किसी को समझा के तो किसी को थप्पड़ मार के काबू करते रहते थे। वो इसी चक्कर में इतना ज़्यादा उत्साहित हो गए कि डॉक्टर डैंग से पंगा ले लिया। वो सुधरने वाला आदमी नहीं था। नसीरुद्दीन शाह की हालत देखकर समझ आया कि दोनों हाथ रहने कितने ज़रूरी हैं। अक्सर एक ही हाथ का रहना आदमी को बहुत बहुत ज़्यादा मजबूर कर देता है। इमरजेंसी में आदमी के सामने ये दिक्कत होती है कि वो एक ही हाथ से धोए कि लोटा पकड़े। कर्मा ने ही हमको सिखाया कि कभी बॉस से बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बॉस इज़ ऑलवेज राइट। तुम कितने भी बड़े 30 मार खान हो, आखिर में जीत उसी की होगी। और सबसे बड़ी बात, दादा ठाकुर ने देश को भारत का नक्शा बनाने का सही तरीका सिखाया। इन बातों के अलावा दादा ठाकुर का 3 गोलियां लगने के बाद हॉस्पिटल जाना और जिंदा बच जाना हमको ये सिखाता है कि हीरो कभी नहीं मरता। वो साल 1970 था जब शोमैन राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर एक शानदार फिल्म के तौर पर स्थापित हुई। लेकिन ये बात 1965 की है। एक शाम एक्टर डायरेक्टर राज कपूर ने दारा सिंह को फ़ोन किया और कहा, तुम मेरी नई फिल्म मेरा नाम जोकर में एक रिंग मास्टर का रोल करोगे? अगले हफ्ते हम शूटिंग शुरू करेंगे। दारा साहब ने जवाब दिया, बिल्कुल करेंगे। इसके बाद न कोई सवाल पूछा गया और ना ही दोनों ही तरफ से किसी सवाल की गुंजाइश थी। दारा सिंह और राज कपूर की दोस्ती ही ऐसी थी कि पैसे के लेन देन की बात फिजूल थी। दारा सिंह पार्टियों में जाने वाले आदमी नहीं थे। कभी जाते भी थे तो उनकी पत्नी सुरजीत साथ ज़रूर जाती थी। सुरजीत इन पार्टियों के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित रहती थी और अपने तरकश से सजने संवरने के सारे तीर निकाल देती थी। उन्हें लगता था कि राज कपूर की पार्टी को मिस नहीं करना चाहिए। फिर वहाँ पर वो फिरंगी भी तो होते हैं जो उनके पति पर मरते हैं। ऐसे ही एक दिन पार्टी में जाने के लिए सुरजीत ने खुद को संवारने में घंटों पार्लर में बिताए। बालों का सुंदर सा जूड़ा बनाया, चेहरे पर रोगन फेरा। दारा आए और अपना कोट उठाते हुए कहा, चलो तैयार हो जाओ, पार्टी में नहीं चलना क्या? 10 मिनट में हम निकलेंगे।
तैयार हो जाऊं, लेकिन मैं तो सजी दजी बैठी हूं, सुरजीत ने चौंकते हुए कहा। क्या ये सजना है या कुछ ज्यादा ही सजना हो गया है? दारा ने अपनी बीवी के बालों की तरफ देखते हुए कहा, इस हेयर स्टाइल से मैं ऊब चुका हूँ। उधर सेट पर हीरोइंस का ये सब जूड़ा बूढ़ा, और अब यहाँ घर पर भी वही। इसको हटाओ। और ये मेकअप भी, तुम पे मेकअप अच्छा नहीं लगता, तुम बिना इन सब के ज्यादा अच्छी लगती हो। सुरजीत अभी तक सकते में थी। उन्होंने डरते डरते वो सारा मेकअप उतारा, खुद को शीशे में देखा। उनके पति उनके बगल में थे। वो वाकई में सुंदर दिख रही थी। कुल मिलाकर वो खुश थी और पार्टी में अपने पति के साथ थी। लेकिन वहां पहुंचने पर एक बार फिर सुरजीत के आंसू वापस आने लगे। 45 मिनट हो गए थे और दारा का एक रूसी लड़की के साथ चल रहा डांस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इंडस्ट्री के दो बड़े चेहरे, जॉय मुखर्जी और बिस्वाजीस भी वहीं सुरजीत के बगल बैठे थे, लेकिन सुरजीत ने उन्हें पलके उठाकर भी नहीं देखा। जॉय मुखर्जी ने सुरजीत की ये हालत देखकर माहौल को हल्का करने के लिए कहा, चलिए भाभी जी, हम दोनों भी डांस करते हैं और उन्हें जलाते हैं। सुरजीत ने मुस्कुराकर मना कर दिया। साल 1986 दारा सिंह की जिंदगी का अहम पड़ाव था। सुभाष घई की सुपरहिट फिल्म कर्मा में रोल करने से लेकर भारत की पहली धार्मिक टीवी सीरीज रामायण में हनुमान के किरदार तक। प्रेम सागर याद करते हुए बताते हैं, 1992 में जब मेरे पिता 24 साल के थे, उनके रईस घर वालों ने उन्हें बाहर निकाल दिया क्योंकि उन्होंने शादी में दहेज लेने से मना कर दिया था। उन्हें अखबार बेचने और गाड़ी साफ करने तक काम करना पड़ा। फिर एक दिन उन्हें मिला एक फकीर। फकीर ने कहा कि बच्चा, एक दिन तू बड़ी बड़ी फिल्में बनाएगा और 80 के दशक में तू फिल्में छोड़कर रामायण पर कहानी बनाएगा। ये कितने हैरत की बात है कि 40 के दशक में ही एक साधु ने ये बड़ी भविष्यवाणी कर दी थी। फिर एक शाम दारा सिंह के पास एक फोन आता है। दारा, तुम मेरे नए टीवी सीरियल में हनुमान बनोगे? दरअसल वो फोन सागर साहब का था। तो दारा सिंह ने सागर साहब को कहा, साहब मैं 60 का हो चुका हूँ, किसी जवान लड़के को ले लीजिए आप। लेकिन सागर साहब ने कहा, तुम हनुमान के लिए बेस्ट हो। ऐसा भी वक्त आया जब दारा के हनुमान के रूप में फोटोग्राफ मंदिरों में लगने लगे और कुछ लोगों के पास तो दारा की शक्ल में हनुमान की मूर्ति भी थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।